Assalamu alaikum. Good morning everybody. Welcome to Jio Pakistan and it is just me today. क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा, एक बात, हम क्रिकेट की बात करते रहते हैं और ऑब्वियसली हमारा जो हाल है पाकिस्तान टीम का क्रिकेट में, दैट असाइड, अब बहुत से लोग जो हैं, बहुत से क्रिकेटर्स या फिर क्रिकेट से एसोसिएटेड जो लोग हैं, वो इस बात की तस्दीक और इस बात की बात करना स्टार्ट हो गए हैं कि इंडिया को कितना अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है बाय बीइंग इन दुबई। मतलब उनकी प्लेइंग कंडीशन उनको ऑलरेडी पता था क्या है, एक ही वेन्यू है, एक ही जगह वो लोग रहते हैं, एक हफ्ते का बीच में उनको गैप भी मिल गया है, रेस्ट भी करें आराम से, कोई शहर टू शहर उनको कहीं नहीं जाना, कोई आने जाने की कोई फटीग नहीं है कि कोई इधर ट्रैवल करना है। मतलब वो लिटरली एक आइडियल सिचुएशन में ये आईसीसी वर्ल्ड कप जो है वो खेल रहे हैं। लेकिन इसके बारे में हम पाकिस्तान बहुत अरसे से बात कर रहा था, जब वो फड्डा पड़ा हुआ था ना कि पाकिस्तान आएगा इंडिया कि नहीं आएगा, तब से हम लोग बोल रहे हैं और तब से हम ये बात कर रहे हैं कि इसके क्या क्या इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सामने आ गया इम्प्लिकेशन, अब सारी बाकी क्रिकेटिंग नेशंस जो हैं, जो आए हुए हैं आईसीसी के लिए, उनको भी अब इस बात पे तकलीफ होना स्टार्ट हो गई है। तो ये बातें पहले होनी चाहिए थी ना। मतलब आई एम जस्ट सेइंग, क्योंकि ये इतनी ऑब्वियस चीज़ थी। When we were talking about it, when we were saying all of this, जब हम ये बात कर रहे थे तो तब कोई और क्यों नहीं बात कर रहा था, और तब हमने ये बात भी उठाई थी कि कोई और क्यों नहीं बोल रहा। तो अब बोलने का क्या फ़ायदा? अब आई गेस सारों को अब खुद फील करना स्टार्ट हो गए हैं, अपने पे पड़ी है तो ये बात ज़रा ज़्यादा आया हो गई है। तो बेसिकली उनको ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि उनको होम एडवांटेज मिल रहा है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू प्लेइंग इन दुबई, दे रियली डोंट हैव टू मूव एट ऑल एनीवेयर, एक ही जगह। यानी हम घर पे बैठे हैं, बाकी टीमें आके हमारे साथ खेलें। नाउ आई एम सेइंग दिस जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ इट इज़। इसका कोई मतलब नहीं है कि ये हमारी जो परफॉर्मेंस है उसका कोई एक्सक्यूज़ बना रहे हैं, नॉट एट ऑल। हम तो आपको पता है इतने खुले दिल के लोग हैं, हम तो अपनों को भी सुनाते हैं और बाकियों को भी सुना देते हैं जहां ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस एंड दे डिज़र्व इट। जैसे कि हमारी टीम, अभी हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से, हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट, मतलब वो सारी टॉपिक तो एक अलग है एंड ऑफ कोर्स वी रियली नीड अ मैसिव ओवरहॉलिंग ओवर देयर। लेकिन मैं चूँकि पिछले कुछ दिनों से ऑब्वियसली हम सारे क्रिकेट ही देख रहे हैं, तो ये जब अब मैं बातें सुन रही हूँ ना कि जी इंडिया को कितना होम एडवांटेज है, वो बैठे हुए एक जगह पे स्टैटिक, बाकी टीमें आए और उनके साथ आके खेले, तो दैट इज अनफेयर। इट वाज अनफेयर फ्रॉम द वर्ड गो। उस वक्त क्यों नहीं कोई बोल रहा था? तो ये एक तकलीफ थी और आई थॉट व्हाई नॉट, यू नो, जस्ट से इट। दिस इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई जस्ट थॉट कि आई विल से इट, बट देयर इज अ लॉट टू टॉक ऑन क्रिकेट राइट नाउ। और पाकिस्तान इंतहाई अफसोसनाक, बल्कि अफसोसनाक नहीं, अजियतनाक तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुका है। और अब हर तरफ से आवाज़ें आ रही हैं कि मौजूदा क्रिकेट का ये सेटअप लपेटना ज़रूरी हो गया है, इसको कुछ करना पड़ेगा और ये कंपनी तो नहीं चलने वाली इन बिल्कुल लेमैन टर्म्स। टीम से लेकर टीम मैनेजमेंट सब कुछ बदलना पड़ेगा। और एक ही दलील दी जा रही है कि अगर ये निज़ाम ऐसा ही चलता रहा तो नताइज ऑब्वियसली वो भी ऐसे ही आएंगे और हमें एक्सेप्ट करना होगा। तो आम पाकिस्तानी की क्या बात करें, तहरीक इंसाफ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पीसीबी की परफॉर्मेंस पर सख्त बरहम है और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से इस्तीफ़ा का मुतालबा भी हो रहा है। बाय द वे, सुने क्या कहा। फेलियर ऊपर से शुरू, मोहसिन नकवी से शुरू करें। वो क्या कर रहा है? वो क्रिकेट बोर्ड का बना हुआ है, चेयरमैन भी बना हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर भी है, साथ उसने हवारी रखे हुए हैं, तनख्वाहें उनकी बड़ी बड़ी मिल रही हैं। उनसे पूछे ना क्यों फेलियर हुआ है, बार फेलियर हो रहा है, तो उसको वहाँ से फारग करें। इमरान खान को बहुत सा गुस्सा चढ़ा हुआ था क्रिकेट का, उनको बड़ा दुख था। वो कह रहे थे कि जब आप सिफारिशें भर्ती करेंगे, जैसे ये क्या नाम है, नकवी, मोहसिन नकवी, ये मोहसिन नकवी को लगाया, पहले आप सोचे, उन्होंने कहा कि देखें इसको लगाया, इंटीरियर मैच देखा है उन्होंने, हाँ देखा होगा ना, पीटीवी पे तो लगा आता होगा। तो उनको गुस्सा इसलिए था कि पहले आपने इसको चीफ मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया, इसने जुल्म किया, इसको जिस ओहदे पे लगाया गया इसने बेड़ा गर्क किया। तो पाकिस्तान में किसी के पास इतने ओहदे हैं जितने मोहसिन नकवी के पास है। आपने क्रिकेट पे लगा दिया जिसको टेक्निकल गेम है वो कह रहे हैं, और जिसको आता कुछ नहीं है, सारे मैच हार गए हैं। आमतौर पे एक इज्जतदार आदमी इस वक्त रिज़ाइन कर देते हैं। देखिए, बात अगर इस्लाह तक हो रही है तो फिर बात ठीक है। ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ अ राइट टू से व्हाटएवर दे आर सेइंग, एंड स्पेशली जब परफॉर्मेंस ये हो जाए ना, कारकर्दगी इतने ज़्यादा भागम दौड़ का निचोड़ अगर ये निकल रहा है, तो फिर
हर मुंह बोलेगा, हर कोई कुछ ना कोई कहेगा जो दिल चाह रहा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बहुत पहले कहा था कि वो क्रिकेट को दुरुस्त करके ही जाएंगे, मगर साथ ही उन्होंने क्रिकेट के जवाल पर रोशनी भी डाली थी। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। ये टीम का हाल जो है ये आज से नहीं है, पिछले 3 सालों से हम मुसलसल बुरी हालत में जा रहे हैं। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक काम था कि मैं बस लोगों को दिखाने के लिए कर दूं, एक लॉन्ग टर्म काम था। जब मैं मेरे ख्याल में लगा हूँ उससे दूसरे तीसरे दिन ही लोगों की ख्वाहिश तो हो गई थी कि मैं रिज़ाइन करूँ और घर चला जाऊँ। दूसरा या चौथा दिन था जब पहली दफ़ा मैंने वो किसी की ख्वाहिश सुनी थी। तो इंशाल्लाह ताला मैं जाऊंगा, लेकिन एक दफ़ा इसको ठीक करके जाऊंगा। हाँ, हार जीत होती है, बिल्कुल है, टीम की हालत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको फिक्स करने के लिए हम चीज़ें कर रहे हैं और डेफिनेटली आपको आइंदा दिनों में नज़र आएंगी। अगर हम सर्जरी की बात करते थे या बाकी चीज़ें करते थे, वो इसलिए करते हैं कि हमें डेफिनेटली जहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है उनको ठीक करना है, मगर उसके लिए जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमारे पास लोग ही मौजूद नहीं हैं या वो डाटा मौजूद नहीं है जिसके तहत हम कहें कि अच्छा यार ये 4 खिलाड़ी रिप्लेस अगर करने हैं तो ये 10 की लिस्ट है या 25 की लिस्ट है। वो बिल्कुल निज़ाम दरम बरम था। अच्छा, दोबारा इनको सुन रहे हैं। एंड एज एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी, देखें एक चीज़ अगर हम बाद में कुछ साल बाद अगर सोचेंगे ना, जो भी क्रिकेट का हाल हो उसको साइड पे रख दें, एक चीज़ जो अच्छी हुई है ना, हमारे स्टेडियम्स बड़े अच्छे हो गए हैं। सो एज एडमिनिस्ट्रेटर पीसीबी इन्होंने बहुत सी चीज़ें अच्छी भी की नकवी साहब ने, लेकिन मे भी इनके जो एडवाइज़र्स हैं, इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, दे नीड टू बी समथिंग नीड्स टू बी ओवरहॉल्ड, क्योंकि कोई चीज़ ज़रूर है जो इधर काम बिल्कुल भी नहीं कर रही। मतलब परफॉर्मेंस हम ज़ीरो देख चुके हैं। सो पॉजिटिव्स ओके टिक मार्क कर लिया आपने, लेकिन जो नेगेटिव्स हैं वो ओवरवेलमिंग हैं, और उनमें आप खिलाड़ी डाल दें, उनमें आप मैनेजमेंट डाल दें, आप सेलेक्टर्स आप कुछ भी उसमें डाल दें, बट समथिंग इज़ क्लियरली नॉट वर्किंग आउट और इस्लाह की मेजर ज़रूरत है। तो ये सब कुछ तो होना ही है, और डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आज कैच 22 की सूरत हाल में फंसी हुई है, और कुआं और खाई वाली आप समझे कि सिचुएशन है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी ज़रखेज़ नहीं कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर्स जो हैं वो तैयार कर सके, और ये बहस भी हो रही है कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट लविंग नेशन में सब्र और बर्दाश्त की कमी है। मतलब हम अपने आप को भी बीच में लपेट में डाल रहे हैं, और अगर पूरा निज़ाम ओवरऑल किया गया तो नई टीम बनाने में ऑब्वियसली वक्त लगेगा, और नए खिलाड़ियों को परफॉर्म ना करने के बावजूद बार बार मौका जो है वो भी देना पड़े। ये सारी चीज़ें दे आर अ पार्ट ऑफ द डील, ये सब कुछ फिर होगा, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान के हारने के इम्कानात जो होंगे ना वो ज़्यादा होंगे अगर आप नई टीम लाएंगे और उनको एक तरीके से सिखाएंगे। बेसिकली यहाँ तक कि आईसीसी टूर्नामेंट क्वालिफाई करना भी शायद मुमकिन ना रहे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुश्किल हालात में अक्ल और मंतक से फ़ैसले किए जाते हैं और वक्ती जज्बात से नहीं, और फैसले सोच समझ कर ऑब्वियसली कर लिए जाए तो क्रिकेट को ज़िंदा रखना है। और बस हमें डर ये है कि ऐसा ना हो जो हॉकी का हाल हुआ। मतलब हॉकी का क्या मर्तबा था, आता ही है कि पाकिस्तान में, और अब हॉकी किधर है, तो वी डोंट वांट कि क्रिकेट के साथ भी यही हो। अच्छा जी, अब ये सब कुछ तो हो गया, अभी रियली आउट ऑफ द आईसीसी ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है, तो इसके बारे में हमने बात करनी है कि अब हमारे पास बड़ा टाइम है जी, और क्या करना है क्या नहीं करना। वैसे ही आप लोगों को थोड़ा सा पेनफुल नहीं लग रहा कि हम थोड़े से आउट हो गए हैं, और येट जो चैम्पियनशिप है वो चल रही है, बाकी सारे मुल्क उनकी टीमें जो हैं खेल रही हैं, वी आर लिटरली ऑन द साइड लाइन्स। ये किसी भी होस्ट नेशन के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होती, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड टेस्ट इन द माउथ, और फिर वो कभी कभार आप स्टेडियम्स में भी देखते हैं, स्पेक्टेटर्स में भी देखते हैं। अच्छा जी, याया हुसैनी हमारे साथ हैं, और सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। जी, सुहेल इमरान भी हमारे साथ हैं। याया, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? याया, हाउ आर यू फीलिंग दीज डेज? मतलब आपका क्या कहना है विद एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग? आपसे बात नहीं हुई थी। बहुत शुक्रिया हुमा आपका, और आप बिना अब्दुल्ला के ऐसे लग रही हैं जैसे बाबर आजम फखर जमान के। नहीं ऐसे तो ना कहे ना, मैं तो फिर बिल्कुल ही, मुझे आपने मतलब मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं है प्लीज़, मैं तो मतलब पूरा शो चला सकती हूँ आराम से, और चला रही हूँ, तो प्लीज़ ये कंपैरिजन मैं नहीं लूँगी आज। देखिए हुमा, बात दरअसल ये है कि वो आपने सुना होगा ना, जो बोया वो काट रहे हैं, और मुझे हंसी भी आ रही है ये जो आपने बात की कि जी नई टीम भाई नई टीम क्यों बनानी है? पाकिस्तान क्या क्रिकेट खत्म हो गई है?
मैं तो पिछले 20 साल से यही देख रहा हूँ। 99 वर्ल्ड कप में फाइनल में पहुंच के हम हार गए, 2007 में वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप आ रहे तो हमारे कोच मर गए, उसके बाद ऐसा ही होता रहा है। और क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो गई है? मोहसिन रजा नकवी को अली बे नहीं पता क्रिकेट की, उनको क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है, सियासी जमातें तनकीद करने लग गई हैं। आपको अब याद आया ये सब कुछ कि मोहसिन रजा नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मोहसिन रजा नकवी ने बाबर आजम के साथ थोड़ी इनिंग का आगाज करने जाना है। मोहसिन रजा नकवी ने थोड़ी आईसीसी की ट्रॉफी को जो है वो जब पाकिस्तान जीत जाता, जो अब तो दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है उसका, अब ये सियासी जमातों को याद आ रहा है, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स को याद आ रहा है कि जी क्रिकेट बोर्ड का बट्टा बैठ गया। पहले क्या सो रहे थे ये लोग? बात दरअसल ये जो क्रिकेटर्स इस वक्त टेलीविजन पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कौन से पाकिस्तान को जो है वो इंडिया के खिलाफ मैचों की हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। उनके अपने करियर तो देखें, जब वो उस साइड पर थे तो वो कहते थे यार हमारे खिलाफ बड़ी आप बातें कर रहे हैं। देखिए बहुत सीधी सी बात है कि आज ये जो बात हो रही है कि मोहसिन रजा नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट की ऐसी तैसी करके रख दी। देखिए बहुत छोटी सी है दुनिया। 17 तारीख को उन्होंने कदाफी स्टेडियम लाहौर की ओपनिंग की तो वजीर आजम पाकिस्तान आए और हेडलाइनें चल रही थी, उनकी बड़ी तारीफ हो रही थी। फिर 19 तारीख को सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी आए तो सबने उनको प्रेस किया। जो अच्छे काम किए उन्होंने, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन मोहसिन रजा नकवी साहब से गलती कहाँ हुई? देखिए मोहसिन रजा नकवी साहब को क्रिकेट का नहीं पता तो नजम सेठी साहब को पता था, चौधरी जका अशरफ साहब को पता था, इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराह है उनको पता था। देखिए मोहसिन रजा नकवी साहब ने क्रिकेट नहीं खेलनी, लेकिन उन्होंने फैसले करने हैं। लेकिन उन्होंने बातें इतनी बड़ी बड़ी कर दी हैं कि अब वो बातें पलट कर उनकी तरफ आ रही हैं। उन्होंने कहा कि जी हमारे पास डेटा नहीं है। तो भाई डेटा नहीं है तो हसन चीमा साहब क्या कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड के अंदर, जो उनको आपने डेटा एनालिस्ट के तौर पर बेसिकली आपका कहने का मतलब है इट्स द पीपल जो जिनसे उन्होंने अपने आप को सराउंड किया है, जो उनके इर्द गिर्द हैं, जो एडवाइजर्स हैं। जैसे आपने डेटा वाली बात ही कर दी, तो उनकी बातें बड़ी बड़ी थी क्योंकि उनकी उम्मीद बहुत बड़ी थी एंड ही वाज ऑब्वियसली गनिंग टू डू एवरीथिंग। लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग उस तरह रिस्पॉन्ड ना कर पाए। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा अटैक हो रहा है ना, वो 5 मेंटोर्स के ऊपर हो रहा है। 50 लाख नहीं, उनको आप 1 करोड़ रुपए तनख्वाह दे दें। लेकिन ये है कौन लोग, ये भी जरा मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने किया क्या है। 3 वर्ल्ड कप हारे में वकार यूनुस साहब एज ए कोच, 1 वर्ल्ड कप हारे में एज ए कैप्टन। कैसे घूमकर आ जाते हैं वकार यूनुस साहब पाकिस्तान क्रिकेट में। यही वकार यूनुस साहब से जब 96 में हम वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल हारे थे इंडिया से, तो वहां पर इन्होंने आखिरी 2 ओवर में 40 रन दे दिए थे। ये मिसबाउल हक आप कह रहे हैं कि जी हमारे बैट्समैन 150 डॉट बॉलें खेल रहे हैं, इनको आपने मेंटोर बनाया हुआ है, जिनका फोकस सिर्फ इस वक्त ये है कि वो अपने क्रिकेट में उनके बेटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में आ जाए। और वो जिस तरह टुक टुक खेल कर गए उनको आपने मेंटोर लगाया हुआ है। शकलैन मुश्ताक साहब को आपने मेंटोर लगाया हुआ है, जो अपने दामाद को नहीं ठीक कर सके, जो अपने दामाद की बॉलिंग को नहीं ठीक कर सके, वो पाकिस्तान के बॉलर की बॉलिंग को ठीक करेंगे। तो अब मुझे आप अच्छा ये भी आपने ये बड़ी नई एक एडिशन है हमारी क्रिकेट में, जहाँ दामादों की और बेटों की बात होना स्टार्ट हो जाए ना। ये बिल्कुल एक आई एम सॉरी टू से, जब परफॉर्मेंस ज़ीरो हो और बातें दामादों और बेटों की हो रही हो तो ये आपको समझ आ जाती है कि प्रॉब्लम किधर से आई है। या अभी आपने 2023 के अभी चैम्पियनशिप की बात की है। सोहेल इमरान आपसे पूछना चाहते हैं, ये जब 2023 का वर्ल्ड कप था, गैरी क्रिस्टन पूरी एक रिपोर्ट दे के गए थे ऑब्वियसली, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब जिस तरह उनको निकाला गया, जिस तरह वो छोड़ के गए, चलें वी लीव इट एट दैट। फिर गिलिस्पी के साथ भी यही हुआ था। ये अपनी कुछ सजेशंस, अपनी कुछ क्रिटिसिज्म्स वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करके गए थे। डू वी इवन, मतलब होता क्या है कि ये लोग छोड़ के चले जाते हैं और फिर ऑब्वियसली बहुत कुछ कह के भी जाते हैं, तो देयर आर सीरियस इश्यूज इन द बैकग्राउंड। हम तो 23 की बात कर रहे हैं, पीछे से बात कर रहे हैं। 2023 के बाद 2024 में थे गैरी कर्स्टन, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए और वेस्ट इंडीज में, उसमें पाकिस्तान टीम पहले ही राउंड से बाहर हुई थी। और उसके बाद डेफिनेटली जो गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी जिस अंदाज से गए, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी तफसीली रिपोर्ट बनाने का मौका मिला था। लेकिन 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उसके बाद जिस तरह की रिपोर्ट या जिस तरह की ड्रेसिंग रूम में की गई गुफ्तगू बाहर भी आई थी, हम लोगों ने रिपोर्ट भी किया था और इसमें बताया था कि जिस तरह का खिलाड़ियों का एटीट्यूड है, वो उस तरह खेलना नहीं चाहते, उसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ था। और प्लेयर्स ने उसके ऊपर बड़ा ही बुरा मनाया था कि किस तरह ये बातें बाहर आई, ये ड्रेसिंग रूम की बातें थी। उसमें आईना दिखाया था गैरी कर्स्टन ने इन तमाम सुपरस्टार्स जो बने हुए हैं इस वक्त, जो मेन अपने आप को समझते हैं, ये चारों के चारों 5-6 कह लें इनको,
ये तो सारे के सारे वहीं बैठे हुए हैं। इनकी मौजूदगी में आप 2022 में हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2023 का एशिया कप हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2023 का वर्ल्ड कप हारते हैं, इनकी मौजूदगी में आप 2024 का T20 और अब एक मरतबा चैंपियंस ट्रॉफी हार जाते हैं। सेलेक्टर्स तब्दील हो गए, कोचेस तब्दील हो गए, चेयरमैन तब्दील हो गए, ये प्लेयर्स यहीं बैठे हुए हैं। क्या इनका एहतसाब, क्या इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए? इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो गैरी कर्स्टन ने, मैं तो कहूँगा कि जो गैरी कर्स्टन ने USA में पहले राउंड में बाहर होने के बाद जो ड्रेसिंग रूम में आखिरी गुफ्तगू की थी, उसको मनोअन जो है वो सामने लाना चाहिए। उसको इनको प्लेयर्स को दिखाना चाहिए कि ये आप लोगों का बिहेवियर था। एक दूसरे के साथ वो मिलते नहीं है, ये भी गैरी कर्स्टन ने बताया था। एक दूसरे के साथ प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनते, तब बताया था। इनके बड़े ईगोज के मसले हैं, इनके बड़ी अनापरस्त हैं ये लोग सारे, और इन लोगों को हम लोगों ने ही बनाया हुआ है, इन लोगों को मीडिया ने बनाया हुआ है, लोगों को फैंस ने बनाया हुआ है। अब उनको तकलीफ ये हो गई थी, ये है कि इनके खिलाफ बोल्ड स्टेप होगा, इनके खिलाफ बोल्ड स्टेप होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी अच्छा, ओके, हम जानना चाहते हैं वो बोल्ड स्टेप क्या होगा, क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मीन? अभी आपके घर में मेहमान आए हुए, आप घर में आए हुए मेहमानों के सामने जो है वो कुछ ऐसे फैसले नहीं करते कि मेज़बान जिन्हें बहुत ज़्यादा गलतियां की उनके खिलाफ आप पोस्टमार्टम करने नहीं चले जाते। एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होने दे आपको। ये मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह के बड़े दावे सर्जरी के किए गए थे चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप के बाद, ये जो बोल्ड स्टेप हैं ये लिए जाएंगे और नज़र भी आएंगे। और ख़ास तौर पर ये जो प्लेयर्स की अकाउंटेबिलिटी और गलत सिलेक्शन जिन लोगों ने की, तैयब ताहिर कहां से उठ के आ जाते हैं। अभी इसके बाद हमने जब सब खत्म हो जाएगा ना, ये एक्सरसाइज जो हमारी वर्ल्ड कप की चल रही है, इसके बाद हमने न्यूजीलैंड भी जाना है। आपका मतलब है जो भी तो उसके लिए क्या हमारे पास क्या कोई सरप्राइजेस होंगे टीम में? चैंपियंस जो न्यूजीलैंड का टूर है, ये अगर आप फर्ज करें अगर आप फाइनल में पहुंच जाते हैं तो आपने 9 को फाइनल खेलना था, 11-12 को आपने ट्रैवल करना था मार्च को, क्योंकि 16 से सीरीज शुरू होना। अच्छा, वो उसमें तो आपने सोचा नहीं हुआ था, लेकिन अब आपके पास आप अंदरूने खाना जो बैठ के जो आपने प्लान करना होगा वो प्लान कर लेंगे। मुझे तो ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो दस्तबरदार हो जाएंगे। वो कह देंगे कि जी नहीं, अभी हम इस टूर पे जाना नहीं चाह रहे दौरे न्यूजीलैंड के लिए। मुझे ये भी सुनने में आया कि कुछ प्लेयर ये भी प्लान कर रहे हैं कि नहीं जी नहीं, हमें मेंटली ये है, मेंटली वो है, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा साबिक क्रिकेटरों ने दबाव डाल दिया है, हम इस फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हम खेल सके। वो कुछ भी अपने मैनेजर्स के थ्रू, अपने एजेंट्स के थ्रू, ये देखिएगा अगले 1-2 रोज में खबरें आना शुरू हो जाएगी। ये इसी बात की तो प्रॉब्लम है कि एक एक करके अपनी अपनी सुनाते हैं, बट यू आर देयर टू डू ए जॉब। मतलब नॉट कि आप कितने कंफर्टेबल हैं और कितने नहीं हैं और मेंटल स्ट्रेस है, यू आर हेयर टू डू ए जॉब। ये एक्सक्यूजेस हैं, व्हाट इज दिस, ये बहाने हैं। आई एम सॉरी टू से, या डोंट यू थिंक इस वक्त अप टिल ये पूरा जो अभी मरहला चैंपियनशिप का हो रहा है, यहाँ से लेके आगे हमने न्यूजीलैंड भी जाना है। आई एम सॉरी, लेकिन हम वेले बैठे हुए हैं ना, हमारे प्लेयर्स के पास कुछ खास है करने को, ना हमारे सिलेक्टर्स के पास है। मतलब वी आर आउट ऑफ द चैंपियनशिप एनीवे, वी आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। अब हमारे पास बहुत टाइम है। अब जब हम उनके खिलाफ कोई बात करते हैं कि कुछ करने की, और खिलाफ क्या अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, तो वो अपने बहाने बनाना स्टार्ट हो जाते हैं कि जी अभी वी आर नॉट रेडी है हमारा। या क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए हुमा, ये क्रिकेट बोर्ड जो है ना, वो वजीर आजम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में होता है बंदा, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। तो ये एक बहुत संजीदा जगह है, और मैं ये कहूँगा कि अभी वक्त नहीं गुजरा सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब को संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, सर्जरी कर देंगे और अब देखिएगा कि लोगों का डब्बा गोल कर देंगे। भाई कोई बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। टीम हारी है, दुनिया में टीमें हारती हैं, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसकी जगह नए बच्चे आ जाएंगे। बात बहुत स्टेट है, और उसके बाद एहतसाब का अमल होना चाहिए। आप अपनी टीम के साथ शुरू करें ना। एक नया बयानिया शुरू कर दिया गया है बनाना के जी सिलेक्शन कमेटी ने सही सिलेक्शन नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हुमा, आप 2 मैच खेले ना, उसमें फहीम अशरफ खेला ना, उसमें उस्मान खान खेला, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बात हो रही थी, वो तो खेले ही नहीं, तो सिलेक्शन कैसे गलत हो गई? आपके ड्रेसिंग रूम में बैट्समैन नहीं चल रहे। बैटिंग कोच कौन है आपका? उनका नाम है शाहिद असलम साहब, जो पिछले 20 साल से पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद हैं। आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करने की। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम कभी हारेगी, कभी जीतेगी। ये एक बहुत आम सा 2 टीमें मैदान में उतरती हैं। यही तो प्रॉब्लम है, हमें हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी डोंट माइंड। बात दरअसल ये है, नदीम खान मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, एहसान मानी साहब आए तो
तो 6 टीमों के फॉर्मूले को लेकर आ गए। अब मोहसिन रजा नकवी साहब आए तो चैंपियंस कप पे आ गए, आपके चैंपियंस कप पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक कर देगा। तो जरा मोहसिन रजा नकवी साहब ये भी बताए ना, उन मेंटोर से पूछ के, क्रिकेट बोर्ड में जो सूरमा बैठे हुए हैं उनसे पूछ के कि ये जो 2 चैंपियंस कप हुए हैं वो कह रहे थे कि अब इनसे टीम सिलेक्ट होगी, तो कोई प्लेयर आया है उन चैंपियंस कप से? फिर उसके बाद आप मुझे बताइए, जिस क्रिकेट बोर्ड में अंडर 19 क्रिकेट ही नहीं हो रही, तो मोहसिन रजा नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट को कैसे देख रहे हैं? देखिए बात दरअसल ये है कि मोहसिन रजा नकवी साहब क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं ये 5 खिलाड़ियों का टोला है, आप तो मिलने गए थे उन खिलाड़ियों से। दुनिया में कोई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है जो खिलाड़ियों से मिलता है? ये रस्म चली आ रही है, एक रिवायत चली आ रही है। चौधरी जका अशरफ, नजम सेठी, जो चेयरमैन बनता है फौरन ड्रेसिंग रूम में पहुंच जाता है। भाई आपका ताल्लुक नहीं है, आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए, आपको चीजों को देखना चाहिए। जब आप खिलाड़ियों के साथ नहीं है, हमारी बाउंड्रीज नहीं है, यू आर वेरी राइट। और दूसरा ये जस्ट जाते जाते ये कह दें कि हमें हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार जीत होती रहती है हर गेम में, बट द फैक्ट इज हम खेल ही नहीं रहे। वी आर सो डिफेंसिव एंड सो स्केयर्ड कि पिछले बहुत मैचेस से हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे अभी इसी के देख लें 2, मतलब अभी जो हमारा टूर्नामेंट ये आईसीसी का चल रहा है, मुख्तलिफ टीमें आई हुई हैं, सारे जीतने आए हुए हैं। मतलब एक देयर हैज़ टू बी अ कंपटीशन, अ वेरी, एक जिसको कहते हैं ना, एक लड़ाई, एक फाइट ऑन द पिच। हम तो खेल ही नहीं रहे। ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही है ना, इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 8 टीमें खेल रही है। भारत की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं जाएगी, मार्क माय वर्ड, भारत की टीम सेमीफाइनल से आगे नहीं जाएगी। लेकिन क्या बाकी टीमें, जो एक टीम जीतेगी ना 8 टीमों में से, यही तो बात है। इट डजंट मैटर कि इंडिया आगे जाता है कि नहीं जाता, हम सारी कंसंट्रेशन हमारी हम पे है। द ओनली थिंग गुड दैट आई सी कि इंडिया सेमीफाइनल से आगे ना जाए इज के फाइनल होगा पाकिस्तान में। आपको पता है इंडिया की वजह से ये भी मसले सारे पड़े हुए हैं। मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में फाइनल होगा, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त इतनी है कि वो सेमीफाइनल से आगे बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जो टीमें इस वक्त आई हैं वो बड़ी तगड़ी टीम है। लेकिन मैं दोबारा से आपको बोल रहा हूं कि देखिए, जो टीमें खेलने आई है ना, एक टीम जीतेगी टूर्नामेंट, बाकी टीमें नहीं जीत सकती। तो ट्रॉफी तो एक ही टीम के लिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, वो जिन लोगों को लगाया उनकी अकाउंटेबिलिटी तो करे ना, कि भाई ये जो मेंटोर्स के ऊपर इस वक्त पूरा सियासतदान बात कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर बात कर रहे हैं, इसीलिए बात कर रहे हैं, आपने उनको इतना बड़ा बना दिया। Got it, yeah, we are short on time, but thank you so much, we got your point. Sohail Imran, thank you for being us। मतलब बाकी टीमों की हम बात कर रहे हैं, बड़ी तगड़ी है टीमें, हमें अपने से प्रॉब्लम है, हम तगड़े नहीं हैं। आई विश कि हम भी वहाँ होते जहाँ बात हो रही होती कि हमारी भी टीम बड़ी तगड़ी है। सो गुड ऑन एवरीबडी एल्स, हम सिर्फ अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि हमें क्या हुआ। अच्छा, एक बहुत बड़ा केस जिसमें हम सारे बड़े इन्वेस्टेड हैं, बिकॉज ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलज़िम अरमगान को रिलीफ देने पर सिंध हाई कोर्ट ने मुंतज़िम जज के खिलाफ एक्शन ले लिया है, और सिंध हाई कोर्ट ने मुलज़िम अरमगान का रिमांड ना देने वाले जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश कर दी है। जिस तरह मुलज़िम अरमगान को जिस्मानी रिमांड के बजाय जेल कस्टडी किया गया, इस पर पहले दिन से शकूक व शुबहात जो थे उनका इजहार किया जा रहा था, और इस तरह के फैसलों की वजह से ही निज़ाम अदल पर अवाम का एतमाद कमज़ोर से कमज़ोर तर हुआ है। और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साफ लिखा कि मुंतज़िम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। अदालत ने लिखा, पहले मुलजिम के जिस्मानी रिमांड का हुक्म दिया गया और बाद में वाइटो लगाकर रिमांड को जुडिशल कस्टडी कर दिया गया। कैन यू इमेजिन दैट? मुलजिम का बाप मुंतज़िम जज के कमरे में मौजूद रहा और मुंतज़िम जज के ख़िलाफ़ आगे कोई महकमाना कार्रवाई होती है या नहीं, मगर सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को खुशगवार हैरत से ही देखा जा रहा है, बिकॉज दिस डजंट रियली हैपन मच। तो अब ये होना बहुत बड़ी बात है। आला अदलिया का अपनी इंतज़ामी मशीनरी के ख़िलाफ़ ऐसी चार्जशीट कबूल करना काबिल तारीफ़ है और इसे समाजी हलकों में सराहा भी जा रहा है। और ये भी आपको बता दें कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान का अदालती निज़ाम निचले तरीन दर्जों में शुमार होता है। ये दोबारा से हम आपको रिमाइंड कर रहे हैं, हालांकि इस रिपोर्ट पर हमने काफ़ी तफसीली बात भी की हुई है। नाइजीरिया और केनिया का अदालती निज़ाम भी रैंकिंग में पाकिस्तान से बेहतर है। वैसे मैं थोड़ा सा अपोलोजाइज़ करूंगी फॉर सेइंग दिस लास्ट लाइन कि नाइजीरिया और केनिया को हमने क्या एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि उससे भी नीचे, वो बहुत आगे हैं हमसे, हम बहुत चीज़ों में बहुत पीछे हैं। इसलिए आई अपोलोजाइज़ फॉर सच अ कंपैरिजन। बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन होना नहीं चाहिए।
हमारे कंपैरिजन वैसे अच्छाइयों में होना चाहिए, इस किस्म की चीज़ों में नहीं होना चाहिए, और ख़ासतौर पे इनकी बहुत चीज़ें हमसे बहुत बेहतर हैं। अमीन अनवर हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। अमीन, पहले तो बताएं, ये भी बड़ी खुशगवार बात है कि अदालती निज़ाम जो है वो अपने अंदर ही नज़रसानी एक कर रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि ये वाइटो वाली बात जब हुई थी कि एक ऑर्डर जारी हो चुका हो, उसको किसके प्रेशर में क्या करके उन्होंने चेंज किया होगा? जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट ने अपने इस तफसीली फ़ैसले में भी लिखा है कि कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी ने अदालत को बताया कि जब ये कार्रवाई हो रही थी तो मुलजिम अरमगान का जो वालिद है वो ATC कोर्ट के जज के चैम्बर में मौजूद था 2 घंटे के लिए, और अदालत ने ये अपने इस ऑर्डर में भी इस बात का जिक्र किया है कि वो मौजूद थे उस वक्त वहाँ पे। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत को भी बताया, जिसके बाद अदालत ने वो तमाम चीज़ें जो है वो जैसा कि आप कह सकते हैं कि एक चार्जशीट गिनवा दी है कि क्या क्या बेज़ाब्तियाँ हुई हैं इस रिमांड के दौरान। जब मुलजिम को पेश किया गया तो तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे पहले तो वहाँ पर बिठाया गया, इंतज़ार करवाया गया, और उसके बाद उन्हें वर्बल इंस्ट्रक्शन दी गई कि मुलजिम अरमगान का मेडिकल चेकअप कराया जाए, और उसके बाद उसका मेडिकल हुआ। ताम मेडिकल रिपोर्ट में भी ये कहीं नहीं लिखा गया कि मुलजिम पर पुलिस तशद्दुद हुआ है। निशानात ज़रूर थे, इसका मेडिकल रिपोर्ट में ज़रूर जिक्र हुआ है, लेकिन मुलजिम पर तशद्दुद की बात मेडिकल रिपोर्ट में भी नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद मुलजिम को जेल कस्टडी कर दिया गया, जिस पर अदालत ने आज गुज़िश्ता रोज़ तफसीली फ़ैसला जारी किया। 7 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जिसमें कहा गया है कि मुलजिम अरमगान को पुलिस कस्टडी के बजाय जुडिशल रिमांड पर भेजना गैर कानूनी था, और JIT के हवाले से भी कहा गया है कि एक 11 फरवरी को दोबारा तफ्तीशी अफसर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई फ़िज़िकल कस्टडी के लिए, लेकिन उसे भी मुस्तरद किया गया और उस केस में JIT बनाने का ऑर्डर कर दिया गया। तो अदालत ने उस पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन दी है कि ये इख्तियारात से तजावुज़ था। ट्रायल कोर्ट के जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतज़िम जज हैं, उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया, जबकि किसी भी फरीक ने JIT बनाने की कोई इस्तदाद नहीं की थी। इसके बावजूद JIT बनाने का हुक्म दिया गया। अदालत ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट में जब मुलजिम अरमगान को पेश किया गया तो उस वक्त भी मुलजिम ने शिकायत की कि उस पर तशद्दुद हुआ है, ताहम जब कमरे अदालत में मुलजिम की शर्ट ऊपर करके दिखाया गया तो उस पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं थे, लेकिन मुलजिम का कहना था कि उसके जिस्म के निचले हिस्से पर तशद्दुद के निशानात हैं। लेकिन ताहम जो मेडिकल हुआ था 10 फरवरी को, उसमें भी ये कहीं जिक्र नहीं है कि ये निशानात जो हैं वो पुलिस तशद्दुद के हैं। ताहम अदालत ने कहा कि अगर मुलजिम ने ये शिकायत की भी थी कि उस पर तशद्दुद हुआ है तो उसके साथ ही मुलजिम को जिस्मानी रिमांड दिया जाता, उसके साथ मेडिकल कराने का भी ऑर्डर कर सकती थी अदालत। ताहम अदालत ने ऐसा नहीं किया और मुलजिम को जेल कस्टडी किया गया, और अदालत ने 10 और 11 फरवरी के जो अहकामात थे वो कलअदम करार दिए। उसके साथ साथ कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को ये हिदायत की गई है कि वो इस अदालती ऑर्डर की कॉपी जो है वो चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और सेक्रेटरी दाखिला को भिजवाएं, ताकि इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के मुंतज़िम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को मुंतकिल। अच्छा अमीन, अब लास्ट जब हमें अपडेट मिली थी तो ये भी पता था कि एक तो उसकी मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई होगी, ऑब्वियसली DNA सैंपल्स वगैरह वहाँ से लेने, दूसरा ये अरमगान ने कन्फेस भी कर दिया कि क्या क्या हुआ था। पहले शराज ने सब कुछ बता दिया था, फिर अरमगान ने खुद भी बता दिया। तो हम जो एक आम आदमी है उसके लिए तो बड़ा ओपन एंड शट केस बन गया कि ये उनकी लड़ाई हुई, एक लड़का जो उनमें तीसरा दोस्त था उसने तस्दीक भी कर दी, और मेन जो सस्पेक्ट है जो कि अब अरमगान है उसने बता भी दिया कि एक्चुअली क्या हुआ था। तो ये तो बड़ा सिंपल सा केस नहीं बन जाना चाहिए? देखिए हुमा, कानून के मुताबिक पुलिस कस्टडी में दिया गया मुलजिम के बयान की कोई हैसियत नहीं होती जब तक वो कन्फेशनल स्टेटमेंट जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ना हो। तो कानूनी शहादत में उसकी बिल्कुल जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने ना हो, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। ताम मुलजिम इंतहाई शातिर है, जितना दिखाया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन में। हमने 2 दफ़ा देखा जब उसे रिमांड के लिए पेश किया गया तो वो खड़े खड़े अचानक कमरे अदालत में गिर जाता है और उसके 5-10 मिनट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। बार बार उनका कन्फेशन बेसिकली, और मुलजिम का उसका कन्फेशन अभी मैजिस्ट्रेट के सामने नहीं हुआ रिकॉर्ड।
जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से अभी तक उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट के लिए जुडिशल मजिस्ट्रेट से रजू नहीं किया गया। ताहम इस केस में जो मुलजिम अरमगान के 2 मुलाजमीन थे जिनकी मदद से वो कारपेट के सैंपल लिए गए थे जिसमें से खून के नमूने मिले थे, उन 2 मुलाजमीन के बयानात रिकॉर्ड कराने की बात तफ्तीशी अफसर ने ज़रूर की थी अदालत में। ताहम अभी तक मुलजिम अरमगान और जो शरीक मुलजिम शराज है उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के हवाले से अभी तक कोई बात सामने नहीं आई और ना ही हमारे ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजमान ने रजामंदी ज़ाहिर की है कि वो कन्फेस करना चाहते हैं। ताहम पुलिस कस्टडी में उनसे बयानात लिए जा रहे हैं, वो भी कभी कुछ बयान दिया जाता है कभी कुछ बयान दिया जाता है। ताहम अभी तक कन्फेशनल स्टेटमेंट तक ये केस नहीं पहुंचा है और मुलजिम पुलिस कस्टडी में जो रिमांड दिए जा रहे हैं उसी पर भी बात हो रही है। ये तो मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस केस हो गया, इसके बारे में हमारी बात होगी। अब बताएं, जो इतने ड्रग्स पकड़े गए वहाँ से, इलीगल वेपन्स की बात हो रही है, उन पे क्या केस बन रहा है? क्योंकि वो तो पूरा एक नेटवर्क था, उसके बाद एक वो पूरा सॉफ्टवेयर हाउस खोला हुआ था, वो कॉल्स वाला जो कि एक इशू एक है ही पाकिस्तान का, उसके बाद फ़ोन्स रिकवर, मतलब इतनी चीज़ें और पहलू हैं इस केस के। मुख्तसर बताएं वो उस पे कैसे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं? जी देखिए, पुलिस ने 3 मुकदमात AVCC पुलिस ने दर्ज कर रखे हैं जिसमें पुलिस मुकाबला है, इलीगल वेपन है और एक और एलिगेशन है। जबकि जो मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल का केस है वो दरख्शां थाने में दर्ज है और 3 मुकदमात AVCC में दर्ज हैं। पुलिस को इसमें जो है वो मुख्तलिफ टीमें ज़रूर तश्कील देनी होंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि पुलिस के पास जो है वो फॉरेंसिक की इतनी सहूलियात नहीं है। इसके लिए उन्हें FIA की मदद लेनी होगी और गैर कानूनी असले के लिए भी उनके भी जो फॉरेंसिक है वो पुलिस को कराना होगा, आया कि ये असला जो है लाइसेंस याफ्ता था या नहीं था। जबकि जो लैपटॉप्स हैं उनकी भी फॉरेंसिक करानी होगी और मुलजिमान के जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, मुलजिम अरमगान और उसके जो शरीक मुलजिम शराज है, हमें टेंशन हो रही है आपकी इस बात से, हो सकती है इनका जब फॉरेंसिक कराया जाएगा। जी, आपकी इस बात से थोड़ी सी टेंशन है कि अब करानी होगी, ये मतलब ये फ्यूचर की बातें हो रही हैं। तो इतना जो अरसा गुजर गया है, अब मुलजिम को पकड़ लिया गया है, घर पे उसके छापे हो गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, कालीन के सैंपल्स, तो क्या क्या सब कुछ हो गया है, तो अभी क्या रह गया है? मतलब ये इंतज़ार क्यों हो रहा है? ये फोरेंसिक वगैरह, ये FIA वगैरह से क्यों नहीं ऑलरेडी फॉलो अप कर रहे क्विकली? जी, जैसा कि बताया जा रहा है कि जो मुकाबला है वो 3 से 4 घंटे जो है वो जारी रहा है और इसी दौरान मुलजिम जो है वो अपने लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह से डेटा जो है वो डिलीट करता रहा है और कुछ अकाउंट्स जो है वो ट्रांसफ़र करता रहा है। तो उसको रिकवर होने में टाइम ज़रूर लगेगा और इसके लिए FIA की जो टीमें यकीनन इस पर काम करनी होगी। गॉट इट, बहुत शुक्रिया। तो ये सब कुछ उस पेस पे नहीं चल रहा जिस तरह वी वुड लाइक इट टू बी, फ्रैंकली, क्योंकि मुलजिम जब बार बार ये भी बात हो रही है ना, बड़ा शातिर है, तो जब वो सामने आता है मैजिस्ट्रेट के तो वो बेहोश हो जाता है एंड ऑल दैट। मतलब ये ड्रामे तो फिर चलते रहेंगे और फिर हमने ये भी देखा है ऐसे केसेस में जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना और मुश्किल हो जाएगा और चीज़ें बीच में आ जाएंगी। तो जिसने इन्वॉल्व होना है इन द इन्वेस्टिगेशन लाइक FIA और हुएवर, कर हो लें आप प्लीज़, मतलब आ जाएं और इस केस को सॉल्व करें, मेक एन एग्जाम्पल आउट ऑफ समथिंग, वी नीड इट। मूड चेंज, और मूड चेंज सिर्फ तब हो सकता है जब हो मौसम अच्छा। यस, तो मौसम अच्छा बहुत जगह पे है, हमारे यहाँ इतना कोई ख़ास नहीं है, लेकिन हम स्कर्दू आपको लेके चलते हैं शहर और मुसाफात में शदीद बर्फ़बारी है। ये हमें अच्छा लग रहा है यहाँ बैठ के, क्योंकि हमारे यहाँ तो गर्मियाँ आ चुकी हैं। तो बर्फ़बारी का जी सिलसिला जो है वो जारी है और देयर यू सी ऑन योर स्क्रीन्स। देखिए, जब बर्फ़बारी हो रही होती है ना, तो यू कांट टेल कि ये सुबह का शॉट है या शाम का, बिकॉज वो मौसम ऐसा एक जैसा बन जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि वैसे तो ये एक दिन पहले के मनाजिर हैं, बट सो स्टनिंग एंड सो ब्यूटीफुल, तो हमने कहा आपको ज़रूर दिखा दें। और वैसे भी स्कर्दू से हमें अपडेट कर रहे हैं निसार अब्बास। स्कर्दू शहर में तवील इंतजार के बाद अब शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ पे गुज़िश्ता रात से बर्फबारी हो रही है और इतनी तेज बर्फबारी दिसंबर के महीने में भी नहीं हुई, जनवरी के महीने में भी, और फरवरी के 2 हफ्ते तक भी नहीं हुई। अब आखिरी हफ्ते में जाके ये शदीद बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। अब तक जो है गुज़िश्ता रात से अब तक यहाँ पे 4 से 5 इंच जो है नशीबी इलाकों में स्कर्दू शहर में बर्फ पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सड़कें सुनसान हैं और कारोबारी मराकज़ जो है अब तक बंद हैं। और यहाँ
यहाँ पे मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम होकर रह गया है, जबकि बलाई इलाकों की जितनी भी सड़कें हैं वो बर्फबारी की वजह से वो बंद हो चुकी हैं। वहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला बंद हो गया है और बलाई इलाकों से मिलने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ पे तकरीबन 8 इंच तक जो है वो बर्फ अभी तक पड़ चुकी है। बर्फबारी का ये सिलसिला महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज भी जारी रहेगा और अगर इतनी तेज बर्फबारी होती रही तो मजीद लोगों को जो है आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुझे इधर बैठी हुई सर्दी लगी है देख के कि क्या ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो रही है और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपने आप को कवर किया था। गुड for that, Nisar Abbas, thank you for being with us. Okay, this will come as a good news for a lot of people. Pakistan Telecommunication Authority ने VPN सर्विस फराहम करने वाली 2 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया है और लाइसेंस जारी करने का मकसद कारोबारी इदारों को VPN के कानूनी इस्तेमाल की सहूलत फराहम करना है और इस फैसले से डेटा की सिक्योरिटी, प्राइवेसी और कवायद ज़वाबत जो है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सकता है और फ्री लांसर्स VPN रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बगैर आप फिर बहुत काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम बातें अपनी जगह, लेकिन PTA को चाहिए कि वो सार्फिन को इस बात की भी ज़मानत दे कि उन्हें इंटरनेट की मयारी और बेहतर सर्विस मिलती रहेगी। इंटरनेट बंद होगा ना सुस्त होगा। एक बैनुल अक़वामी वेबसाइट ने रिपोर्ट दी थी कि 2024 में पाकिस्तान इंटरनेट की बदतरीन सर्विस के बायस नुकसानात उठाने वाले ममालिक में से सर फहरिस्त है। मुझे ऐसी लिस्टें बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन ये तो हमने फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, सो वी नो कि क्या हो रहा था पिछला पूरा साल इंटरनेट के साथ क्या चलता रहा है। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है ज़रमीन ज़हरा, वो हमारे साथ उनसे बात करते हैं। ज़रमीन, VPN की रेगुलेशन के लिए PTA ने अंडर क्लास लाइसेंसिंग की जो है उसकी अमल शुरू कर दिया है। तो पहले तो ये बता दें कि ये लाइसेंस क्या है और एग्जैक्टली कौन कौन इससे फ़ायदा उठा सकता है। देखें, सबसे पहले तो VPN की रजिस्ट्रेशन PTA ने आगाज़ किया था रजिस्ट्रेशन का, और उसके बाद सबसे पहले तो इन्होंने इसका थोड़ा सा मैं अगर बैकग्राउंड बता दूं तो PTA ने VPNs को पहले ब्लॉक करना शुरू किया और उसके बाद ये हुकूमत की जानिब से या बाद में आप कह लें कि दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से, ख़ास करके जो IT कंपनीज़ हैं या फिर जो फ्रीलांसर हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा हुकूमत को, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि VPNs के जो हैं इसमें वाइट लिस्टिंग की जाएगी और इसकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला जो था वो कशमकश का शिकार था और काफ़ी ज़्यादा तनाव था, जिसमें बाद मीटिंग्स की गई और स्टेक होल्डर्स ने मशवरा दिया कि आप जो हैं कारोबारी अफराद के लिए ये लाइसेंसिंग जो है अंडर क्लास लाइसेंसिंग मुतारिफ करवाएं। PTA ने ये सहूलत मुतारिफ करवाई, जिसके बाद एप्लीकेशंस जमा कराने का सिलसिला शुरू हुआ था और अब 2 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अप्लाई किया था लाइसेंस के लिए। पहले वो कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड हुई, अब 2 कंपनियों के जो लाइसेंस हैं उनकी दरख्वास्तों को जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अब कारोबारी अफराद बासानी से VPNs की सहूलत जो है वो हासिल कर सकेंगे और साथ ही साथ हुकूमत जो चाह रही थी कि जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके और हुकूमत के कवायद और ज़वाबित पर अमल दरामद किया जा सके, वो भी इस तरीके कार से हो सकेगा। अच्छा, तो इससे आपकी बात से भी यही पता चल रहा है कि अब इस अमल से VPN की रेगुलेशन जो है वो हतमी मरहले में चली जाएगी और जो भी रेगुलेटेड मतलब जो VPN अलाउड होंगे, दस्तयाब होंगे, वो इस्तेमाल किए जाएंगे। तो क्या इन VPNs के ज़रिए ट्विटर, X वगैरह ये सब तक रसाई हो जाएगी? देखिए, ट्विटर और एक्स तक रसाई तो अभी भी VPNs के जरिए चल रही है। VPNs का जैसे कि चेयरमैन PTA ने कई मरतबा बताया है कि VPNs को जो है अब अभी भी VPN चल रहा है, उसको बंद करने का इरादा नहीं है। ट्विटर हो गया, ये जितनी भी बैन वेबसाइट्स हैं वो VPN के जरिए ऑपरेट की जा सकती हैं। रेगुलेशंस हम ये कह सकते हैं कि हतमी मराहिल में दाखिल तो ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। अभी कंपनियाँ रजिस्टर्ड हुई हैं और उसके बाद ये तो कुछ टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रेगुलेशन जो हैं हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं और आवाम और तमाम खास करके वो इदारे और वो IT कंपनियां और फ्रीलांसर्स जो हैं वो इसका इस्तेमाल करके इन कंपनियों में रजिस्टर्ड हो के जो है वो अपने VPN इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात उन्हीं को थे कि फ्रीलांसर्स का कारोबार जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फ्रीलांसर्स जैसे काम नहीं कर सकेंगे। IT कंपनियों के बिजनेसेस जो थे वो अपने काम के लिए, कारोबार के लिए ये कशमकश का शिकार थे कि अगर VPN बंद हो जाएगा तो हम तरीके से ऑपरेट करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे। और दूसरा ये भी है कि जो हमारा इंटरनेट विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन स्लो डाउन हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो होपफुली वो भी नहीं होगा।
Thank you, Zarmeen Zahra, for being with us. Okay, birthday time here on Jio Pakistan. हम में से किसी की बर्थडे नहीं है वैसे, लेकिन हम एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हर दिल अजीज़ गुलकार शफ़क़त अमानत अली ख़ान की आज 60वीं सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू हिम। कुछ चीज़ें जिनका हम फॉलो अप ज़रूर चाहते हैं, जैसे कि बहुत ख़बर बनी थी 2-4 हफ़्ते पहले जब कुछ बच्चे जो थे वो मिसिंग हुए कराची में। एक बच्चे की बॉडी जो थी वो मिल गई थी, लेकिन उसकी भी बहुत क्वेश्चंस हैं, और 2 बच्चे जिनका कुछ अभी तक पता ही नहीं चला। कराची के इलाके गार्डन से अगवा होने वाले 2 बच्चों को 1.5 माह होने को है, लेकिन पुलिस अब तक बच्चों का सुराग लगाने में नाकाम रही है, जिसमें आपको बता दें कि 5 साला अलियान और 6 साला अली रज़ा 14 जनवरी को लापता हुए थे, और पुलिस ने बच्चों को जल्द बाजियाब करने के बहुत दावे किए, लेकिन अब तक सूरत हाल जूं की तूं है और कुछ पता नहीं चल रहा कि बच्चों को ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया, क्योंकि बिल्कुल ही कुछ पता नहीं चल रहा। दे डोंट इवन हैव एनी क्लूज, एनी लिंक्स टू मूव ऑन फ्रॉम। दूसरी जानिब गुज़िश्ता माह के इब्तदाई हफ्ते में नॉर्थ कराची से अगवा के बाद कत्ल किए गए 7 साला बच्चे सारम के कातलों का भी पता नहीं चलाया जा सका अभी तक, और 11 रोज़ लापता रहने के बाद सारम की लाश जो थी वो इमारत के टैंक से मिली थी। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं काशिफ मुश्ताक। काशिफ, आप फॉलो कर रहे थे इन केसेस को, और हमने वादा किया था व्यूअर्स से कि हम इनको फॉलो अप ज़रूर देंगे कि क्या बना। पहले तो जल्दी से बता दें, वो 2 बच्चे जो कि नेबर्स थे दोनों, और गायब हुए और गायब ही हो गए। कहीं उनका कोई सीसीटीवी, कोई आई विटनेस, कुछ पता नहीं चला कि वो किधर गए। हुमा, बिल्कुल अब तक कुछ पता नहीं चला। 42 रोज़ आज हो चुके हैं इस वाक़े को, और इब्तदाई तौर पर फैमिली की जानिब से भी थोड़ी सी मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी। पहले ये बताया गया कि दोनों जो बच्चे हैं ये आपस में भाई हैं। बिल्कुल, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जब की, और इस हवाले से एक CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, और उस CCTV फुटेज पर 7 से 8 रोज़ पुलिस जो है वो लगी रही। लगने के बाद जब ये फैमिली की जानिब से उस CCTV का आगे फॉलोअप किया गया, तो पता चला कि वो बच्चे किसी एक क्लिनिक के बाहर जाते हैं उस मोटरसाइकिल पर, और वहाँ जाके वो रुक जाते हैं और उस फैमिली से वो बातचीत करें जिस फैमिली के साथ CCTV फुटेज मंजर आम पर आई थी। फिर उसके बाद जब वो कंसर्न फैमिलीज़ को दिखाया जाता है और ये कहा जाता है कि ये बच्चे आपके हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे नहीं हैं। तो 8 से 9 रोज़ बाद जो है दोबारा से इस केस को एक नए पहलू के साथ तो एक काशिफ, ये फुटेज तो बड़ी आम थी और टीवी वगैरह पे भी चल रही थी, तो क्या उन्होंने, जिनके अपने बच्चे खोए हुए हैं, उन्होंने पहले दिन ही क्यों नहीं बता दिया कि हमारे नहीं है? जब पुलिस ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमारे बच्चों ने जो इसमें कपड़े पहने हुए यही कपड़े हैं, एज भी सेम है, और ये जा रहे हैं, और हम ये जिनके साथ जा रहे हैं हम इनको जानते भी नहीं हैं। तो पुलिस उस CCTV को फॉलो करना शुरू कर दिया, उसी पे तहकीकात शुरू, क्योंकि दोनों फैमिलीज़ की जानिब से कंफर्म कर दिया गया था कि यही वो बच्चे हैं। उसके बाद जब पुलिस को 8 से 9 रोज़ बाद ये पता चलता है कि वो बच्चे वो नहीं हैं, और दोबारा से तफ्तीश के लिए शुरू होती है। दोबारा से उस रूट की जब CCTV फुटेज हासिल करने के लिए पुलिस कोशिश करती है तो फुटेज नहीं मिलती है। उसका एक बड़ा रीज़न ये होता है कि जिस भी शॉप पर या जिस भी क्लिनिक पर या उस रूट पर किसी जगह पर जाती है घर के बाहर, तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि 10 से 12 रोज़ के अंदर जो DVR है वो ऑब्वियसली रिमूव हो जाता है। तो इस वजह से पुलिस को CCTV ना मिलने की वजह से केस में ताख़ीर होती है। पुलिस की जानिब से मुतादिद बार ऑपरेशन भी किए गए हैं, DIG साउथ की जानिब से भी कोशिश की गई। मतलब किसी पे कोई शक हो, कोई फैमिलीज ने कोई बताया हो, कोई नेबर्स में, कोई फैमिली में, आपको पता है कि आजकल तो बच्चों के अगवा में फैमिली भी बड़ी इन्वॉल्व होती है बहुत से केसेस में, किसी पे शक नहीं है? कुछ भी, कोई स्कूल जाते हो, कोई मदरसे जाते हो, कोई एक्टिविटी हो बच्चों की, किसी प्लेइंग ग्राउंड में रोज जाते हो, कुछ ऐसा नहीं पता चला? 42 दिन गुजर गए, और 42 रोज़ के अंदर मैं मुसलसल जो SHO गार्डन है ज़ुबैर नवाज, उनसे रब्ता करता हूँ, उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट आई। तो उनकी जानिब से कहा जाता है कि आए रोज़ हम ऑपरेशन भी कर रहे हैं। फैमिली जैसे कहती है कि अगर इस तरीके से तफ्तीश, फैमिली से बार बार कोऑर्डिनेशन की जा रही है, उनके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आपको किसी पे शक है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे अब कराची शहर में नहीं हैं, कराची शहर से बाहर जा चुके हैं। तो इस हवाले से भी पुलिस ने एक टीम तश्कील दी। टीम तश्कील देने के बाद ना सिर्फ शहर बल्कि इसके बाहर भी एक टीम भेजी गई। लाहौर में भी, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मज़ारों पे भेजी गई, उनके पोस्टर आवेज़ा किए गए, लेकिन अब तक इस केस का कोई क्लू नहीं मिला है। अब पुलिस ये कहती है, तफ्तीशी हुकाम ये कहते हैं कि इसकी तफ्तीश पुलिस के चूँकि मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, AVCC है, SIU है, तो उनको ये तफ्तीश अब ट्रांसफ़र करनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन बेहतर नहीं हो रही है तो उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए। और ये हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हम ये 2 बच्चों की जो बात कर रहे हैं, ये फैमिली नहीं है, 2 डिफरेंट फैमिलीज़ हैं, तो उनके हैं। सारे
सारिम का ज़रा बताएं, सारिम वाले केस में ऑब्वियसली उसको बड़ा ढूंढा और फिर उसकी लाश भी मिल गई, और इसके हवाले से मुझे याद है हमने जब आपसे बात की थी तो कुछ सस्पेक्ट्स थे जिनको कुछ क्वेश्चनिंग हो रही थी, उसका क्या बना? देखिए, इसकी तफ्तीश में ना बड़ा प्रॉब्लम आ रही है पुलिस को भी। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि ये हादसाती मौत है। एक टैंक से जो लाश मिली वो शायद हादसाती है, इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से जब ये लाश मिल गई, मेडिकल रिपोर्ट भी हुई थी। अब बिल्कुल ऐसे ही मेडिकल रिपोर्ट आ गई। मेडिकल रिपोर्ट में ये कहा गया कि बच्चे को इस हादसे के 5 रोज़ कबल जो है वो तशद्दुद किया गया और उसके बाद उसकी वजह मौत भी उसमें मेडिकल रिपोर्ट में बताई गई। गुज़िश्ता रोज़ IG सिंध की जानिब से लेटर मूव कर दिया गया है। उस लेटर में ये कहा गया है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है और हमारी तफ्तीश है वो दोनों एक जैसी नहीं नज़र आती हैं। इसके लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए जो इसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको दोबारा से देखे, देखने के बाद उसको दोबारा से कंसर्न किया जाए और उसमें चेक किया जाए कि आया मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं सामने आ रहा इस तरह का। क्योंकि पुलिस की जो तफ्तीश है, पुलिस इस चीज़ पर बज़िद है कि जो ये बच्चा है ये हादसाती मौत इस पर हुई है, लेकिन अलमिया ये है कि 50 रोज़ इस वाक़े को गुजर चुके हैं। 7 जनवरी का ये वाक़या है, अब तक अगर पुलिस की तफ्तीश है या मेडिकल बोर्ड है या जो भी है, जब हम वहाँ के इलाका मकीनों से बात करते हैं, इस फैमिली से बात करते हैं, तो बड़े अग्रेसिव नजर आते हैं और वो इस चीज़ पे नहीं करते। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, ये फॉलो अप हम चाहते थे। बात ये है कि इसमें हमें वो इमरजेंसी नहीं नज़र आ रही जो आनी चाहिए। मतलब 50 दिन गुजर गए हैं एक बच्चे के, इसमें 2 जो बाकी 2 गए हैं उनको कितने 22 दिन गुजर गए हैं। अगर इतने दिन गुजरते जाएँ तो फिर चांसेस बड़े कम हो जाते हैं एक असलियत पता चलने के और बच्चे मिलने के। तो इस पे ज़रा वॉर फुटिंग, इमरजेंसी में काम होने की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया काशिफ। अच्छा जी, पाकिस्तान दुनिया के ऐसे मुल्कों में शामिल है जहां तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लाखों में नहीं करोड़ों में हैं, और जिसमें सिगरेट्स, पान, नस्वार, गुटखा ये सब कुछ आम है। लेकिन वहीं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जिनमें अमेरिका, स्वीडन, न्यूजीलैंड, जापान वगैरह शामिल हैं, वो तंबाकू नोशी से छुटकारा हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। और ये कैसे मुमकिन हो रहा है, इस हवाले से ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने एक स्टडी भी पेश की है और इसमें क्या कहा गया है और पाकिस्तान जैसे ममालिक इस स्टडी से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस मौजू पर बात करने के लिए डॉक्टर समर हैना हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन टबैको में साइंटिफिक रेगुलेशन की सरबराह भी हैं। डॉक्टर समर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। हाउ आर यू डूइंग? So much for having me. Great. Dr. Samar, we have a lot of questions for you. We are impressed by these different countries that we just mentioned who have been able to get rid of cigarette smoking to a large extent, and obviously we would like to emulate those models as well. But first up, what brings you to Pakistan? So what brings me here to Pakistan today is to really start a dialogue on tobacco harm reduction. BAT's doing that today through the introduction and launch of what we call the Omni. That's a compilation of the last 10 years of third-party and industry science on what we refer to as reduced risk nicotine products. And we think that there's not a better place to have this conversation than Pakistan. This will be the first time that we're doing this outside of London, so we're very, very excited to be here. But with the Omni, what we have, as I said, is 10 years of research, really looking across over 80 markets, coming together in over 200 industry publications, and these are peer-reviewed scientific articles, and over 600 independent publications that substantiate that tobacco harm reduction is an opportunity to move people away from cigarette smoking. Could you elaborate a little bit more on tobacco harm reduction, because it sounds very attractive, and with the millions of people smoking in Pakistan and using other tobacco products, we definitely need something like this. Absolutely. So when I refer to tobacco harm reduction, what I'm really talking about is the opportunity to minimize the harms associated with cigarette smoking. So for those people who are not interested in quitting smoking, what we think is important from a public health opportunity is to give them the option of reduced risk products. So if you think about the harms associated with cigarette smoking, what we're talking about primarily is the burning of tobacco. So removing that burning while still having a nicotine product that adults can use. Would that include things like vapes? I'm sorry? Would that include things like, you know, vaping is very popular these days? Yes. Would you include that in tobacco harm reduction?
Yes, so we would include that in things like vapes and also oral nicotine pouches. So those are the small sachets of non-tobacco nicotine. And with 25 million smokers in Pakistan, having these products on the market we think is a very important public health opportunity. We know that in the last 5 years in Pakistan, we've had both the nicotine pouches and vapes and have over about 500,000 people using those products. And that's really important because when you think about something like nicotine pouches, you're talking about a product with over 99% reduced toxicity compared to a cigarette. And we know, based on other countries such as Sweden, which you mentioned earlier, that when you introduce these kinds of products into a country with the right kind of regulations and the right access to adult consumers, that you see the public health impacts in a really profound way in terms of things like cancer and other smoking associated diseases. Dr. Samar, I'm going to stop you there and I'm going to translate this for our Urdu speaking viewers a little bit. Please bear with me. 25 मिलियन स्मोकर्स हैं पाकिस्तान में, मतलब इनका ये कहना है। ऑब्वियसली उनको बात सारी ये है कि उनको ऐसे मुतबादिल, ऐसे अल्टरनेटिव दिए जाएं जहां वो अगर बिल्कुल ही क्योंकि एक एडिक्शन है, स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, तो उसके अलावा और बड़ी चीज़ें जो उनकी मदद करेंगी छोड़ने में, तो उसमें बहुत सी हैं। जैसे निकोटीन पैचेस एक बहुत हैं जिसमें आपको वही आराम, वो जो आप चाहते हैं, वो जो एक सेंस होती है स्मोकिंग से आपको मिले, लेकिन उसके हार्मफुल जो हैं वो इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बहुत से मुल्कों में इन्होंने रिसर्चेस किए हैं, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने अपने पूरे स्केल्स जो हैं वो ओवरटर्न कर लिए हैं, जो बहुत ज़्यादा जहाँ स्मोकिंग होती थी और अब वो बहुत कम हो गई है। सो सक्सेसफुल मॉडल्स बहुत हैं और ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान में भी वो अल्टरनेटिव्स मुतबादिल जो हैं वो लाए जाएँ, ताकि लोगों के पास एक चॉइस हो कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। फिलहाल तो आपको कोई चॉइस भी यहाँ एज सच नज़र नहीं आती। डॉक्टर समर, व्हाट इज़ द Omni's significance to Pakistan and how do you plan on going on about it over here? Absolutely. As I mentioned, Pakistan's incredibly important in terms of the Omni and also the conversation we want to have around tobacco harm reduction. If you look through the compilation of evidence there, Pakistan is actually featured as a model of what the public health opportunity is for reduced risk nicotine products. What we think is really important within that is the opportunity, as I said, to have that dialogue, to really come together in terms of science-based public policy. There was a team of researchers recently who actually published a study that indicated that with the policies of the World Health Organization and the Framework Convention on Tobacco Control, if you combine that regulatory proposals with tobacco harm reduction elements, that you could actually save 1.2 additional million lives in Pakistan through the recognition of tobacco harm reduction. And so with the Omni having that conversation here, bringing that kind of evidence to people, we think is just such an important opportunity, and we're really very excited about sharing this here in Islamabad tonight. Dr. Samar, I'm going to ask you a few questions because when we Pakistanis read a lot of different researches, some papers, or generally on social media, there is a sense that a lot of these alternatives are more dangerous than smoking itself. Is there any truth to it, and how do you counter it? Absolutely. So what we think is really important in this conversation with tobacco harm reduction, and the easiest way to think about it is the harms associated with cigarette smoking. It's really about burning and not burning. So when you have a cigarette, you have the thousands of chemicals that a smoker is exposed through the burning of tobacco. And when you talk about reduced risk nicotine products such as vapes and oral nicotine pouches, you're talking about removing the burning, which is really what's associated with pouches, the 99% reduction in the toxicants that a person's exposed to. And so taking that burning away is what creates that reduced risk profile for those products. And so when you think about it just in those terms, I think the evidence is quite compelling that these products provide both a satisfying alternative for smokers, but also one that is significantly less risky than tobacco smoke.
Thank you so much, Dr. Samar Hana, for being in Pakistan, for doing what you're doing, and we just hope and wish that we, Pakistanis have more alternatives, ताकि जो छोड़ना चाह रहे हैं, और ये एक स्ट्रगल है, जो बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहे हो वो छोड़ना चाहें और उनको पता भी हो कि कितने रिस्क्स हैं, तो उनके लिए कोई ऑल्टरनेटिव्स तो होने चाहिए। और एक बहुत बड़ा इसी चीज़ से आप तयन कर लें कि क्या बेहतर है और क्या नहीं है। जिस तरह डॉक्टर समर भी कह रही थी, जो चीज़ बर्न कर रही होगी, जो जल रही होगी, वो ख़राब है आपके लिए, तो लिहाजा उसका कोई ऑल्टरनेटिव होगा, पैचेस वगैरह कुछ भी होगा, वो बेहतर होगा। एटलीस्ट वो चीज़ जल नहीं रही होगी, आग नहीं लगी होगी उसमें। तो ये भी एक वन गुड वे ऑफ सीइंग के क्या बेहतर है क्या नहीं। अच्छा जी, मौसम का हाल हमने इसलिए पता करना है क्योंकि रमज़ान शरीफ जो है ना, वो बिल्कुल मतलब 3, 4, 5 दिन बस नज़दीक ही आ गया है। तो वी नीड टू नो कि हमारा रमज़ान में मौसम क्या होगा, इस वक्त क्या चल रहा है, उससे पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जी हमें बता रहे हैं सवात से महबूब अली। स्वात की हसीन तरीन वादी मालम जब्बा, जब यहाँ पे बर्फबारी होती है तो इस पूरी वादी के हुस्न को चार चांद लग जाते हैं। इस वक्त मैं चेयरलिफ्ट के इस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर सयाह आते हैं तो बर्फबारी में भी चेयरलिफ्ट का मज़ा ज़रूर लेते हैं। कुछ सयाह हमारे साथ मौजूद है, उनकी फीलिंग्स क्या है उनसे बात करते हैं। बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरत सर्विसेज हैं और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों को शायद पता भी नहीं है कि इस तरह के टूरिज़म स्पॉट्स हैं जहाँ पर स्कीइंग थी ऊपर और ट्यूबिंग था और सारी फैसिलिटीज़ जो कि आई स्पोर्ट्स के तौर पे एक इंटरनेशनल आपको फॉरम पे मिलती है, तो वो यहाँ पे देखने में नजर आई। तो यकीनन तमाम तरह ठंड के बावजूद भी और इस बर्फबारी के बावजूद भी सयाह बहुत इंजॉय कर रहे हैं और दूसरे सयाहों को भी ये दावत दे रहे हैं कि आप भी यहाँ पर आए और इन हसीन मनाजर से लुत्फ उठाए। बस जी, सवात में रमज़ान होना चाहिए, मतलब क्या खूबसूरत मौसम है और चेयर लिफ्ट्स भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये सारा। चमन में भी देख लेते हैं क्या चल रहा है। नूर जमान अचक सही हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी इलाकों में ईरान से एक और मगरबी स्पेल दाखिल हुआ था जो कि इस वक्त बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज हो रहा है, खासकर बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और बालाई पाक अफगान सरहदी इलाके जहाँ पर मूसलाधार गैर मामूली बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वफ़े के साथ, जबकि बाज़ इलाकों में जलाबारी भी हुई है और तोबा चिकजई तोबा काकड़ी ज़ियारत के जो बालाई पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी वक्फे वफ़े के साथ जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में सोलर एनर्जी से चलने वाले जो ट्यूबवेल है, उनके जो सोलर प्लेट्स है, इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। बड़े पैमाने पर जो बिजली और मौसलाती निज़ाम को भी मुख्तलिफ इलाकों में नुकसान पहुँचा है। चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है। 24 से 48 घंटों से बाज़ इलाकों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। इसी तरह मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क जो है वो भी मुतासर हो चुके हैं। PDM इस सिलसिले में वार्निंग पहले जारी कर चुका है कि 28 फरवरी के बाद से एक हफ्ते तक शदीद बर्फीली मौसम की जो एक लहर है वो मुतवक्किल है बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। इस सिलसिले में उन्होंने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। जी बर्फ़ ही बर्फ़ है भाई, थोड़ी सी बर्फ़ हमारे यहाँ भी आ जाए तो क्या ही बात है। खैर हमारे यहाँ पानी ही आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लाइनों में बेसिकली हमारे बड़े इश्यूज़ हैं, लेकिन बाकी अच्छी चल रही है बर्फ़। ऑलराइट, ओके, वील सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।